नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना एक ऐसे केस के बारे में है जिस केस में जब तक अपराधी को फांसी नहीं दी गई तब तक लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लेकिन फांसी होने के कुछ दिन बाद जब अपराधी से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई बाहर आने लगी जिसने जनता को दो टुकड़ों में बांट दिया। जहां एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि वह अपराधी था, उसके साथ जो भी हुआ सही हुआ और उसे फांसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी कहना था कि बेगुनाह था, किसी और ने उसको फंसाया था, उसने यह क्राइम नहीं किया था। लेकिन इस पूरी सच्ची घटना को कोई नहीं जानता था। आपको बताते हैं इस घटना के बारे में। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके में आनंद अपार्टमेंट नाम की एक सोसाइटी थी और इस सोसाइटी की बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदस पारिक थे। उनकी पत्नी का नाम यशोमती बेन था। नागरदस और यशोमती के दो बच्चे थे, एक बेटा भवेश पारिक और एक बेटी हैतल पारिक। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से भवानीपुर आकर रहने लगा। धनंजय ने 1987 में पारक फैमिली के यहां आने से पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। धनंजय मॉर्निंग शिफ्ट में वहां पर ड्यूटी करता था, यानी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी और सब कुछ ऐसे ही ठीक चल रहा था। उधर पारिक फैमिली में सब कुछ नॉर्मल था। पिता नागरदस और उनका बेटा ज्वेलरी का बिजनेस संभालते थे। माँ एक हाउसवाइफ थी और बेटी स्कूल में पढ़ती थी। इधर धनंजय की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी भी ठीक चल रही थी और साल 1989 में धनंजय ने एक लड़की से शादी कर ली। उस लड़की का नाम पूर्णिमा था। वह लड़की आंगनवाड़ी में एक वर्कर थी। धनंजय ने पूर्णिमा से यह कहकर शादी की थी कि यह बीएसएफ का जवान है, लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय तो किसी अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और कुछ भी नहीं हो सकता था। पूर्णिमा को मजबूरन इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वह सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी रहने लगी और सन 1990 का साल शुरू हो चुका था। नागरदस की बेटी हैतल पारेख 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मार्च महीने के आसपास में उसका बोर्ड्स का एग्जाम शुरू हो गया। सुबह 7:30 बजे के समय वह अपने घर से एग्जाम के लिए निकलती थी। उसका बोर्ड का एग्जाम था और दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब वह अपने घर पर आती है तो अपनी माँ से कहती है कि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है मुझे गंदी नजर से देखता है और गंदे गंदे कमेंट पास करता है। माँ ने अपनी बेटी की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 3 मार्च को हैतल एग्जाम देने के बाद घर वापस आती है और फिर से अपनी माँ से कहती है कि आज फिर जब वह आ रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड ने गंदे लहजे से उसे पिक्चर देखने चलने को कहा। इस बार हैतल की माँ को गुस्सा आता है और थोड़ा अजीब भी लगता है। शाम को जब हैतल के पिता नागरदस घर पर आते हैं तो वह सब हैतल के पिता को बताया और यह सुनकर नागरदस को बहुत गुस्सा आता है। वह उसी समय सोसाइटी के हेड से कंप्लेंट कर देते हैं। सोसाइटी की कमेटी कंप्लेंट को देखते हुए एक्शन लेती है और 4 मार्च को सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी का किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देती है। अब 5 मार्च को नए सिक्योरिटी गार्ड को आनंद अपार्टमेंट में आना था और धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था। लेकिन जब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है, धनंजय को कहीं और ड्यूटी जाना था, लेकिन वह नहीं गया और सुबह के 6 बजे वह आनंद अपार्टमेंट में आ जाता है और अपनी ड्यूटी शुरू कर देता है। इधर पारक फैमिली की बात करें तो सुबह ही नागरदस और उनका बेटा अपने काम पर चले गए। सुबह 7:30 बजे तक उनकी बेटी हैतल भी अपने एग्जाम के लिए चली जाती है और हैतल की माँ घर पर ही थी। दोपहर में 1 बजे तक हैतल अपना एग्जाम देकर घर आ जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हर रोज की तरह शाम के 5 बजे हैतल की माँ यानी यशोमती बहन पूजा करने के लिए
पास के ही एक मंदिर में जाती है। यानी अब शाम के 5 बज रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी की शिफ्ट दोपहर 2 बजे खत्म हो गई थी। लेकिन अब शाम के 5 बज रहे थे और वह अपने घर नहीं गया था। नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। धनंजय अब ड्यूटी ऑफ हो चुका था। उसने वही सिक्योरिटी गार्ड रूम में अपनी यूनिफॉर्म उतार कर अपने घर वाले कपड़े पहन लिए। उसने क्रीम कलर की शर्ट और पैंट पहनी थी। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 5:20 पर हैतल की मां यशोमती मंदिर गई थी और धनंजय ने उनको जाते हुए भी देखा था। लेकिन 5:20 पर धनंजय अपने साथी सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मैं 3rd फ्लोर जा रहा हूं और अभी वापस आ जाऊंगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने 3rd फ्लोर पर जाने का कारण पूछा तो धनंजय ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करनी है। उनको बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह पर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है और हैतल पार्क का घर भी किसी 3rd फ्लोर पर ही था, क्योंकि वो यह सन 1990 की घटना है और उन दिनों हर किसी के पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था। लेकिन हैतल पार्क के घर पर एक टेलीफोन था। 5:20 पर धनंजय लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाता है। लेकिन वो जिस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था तभी उसके मैनेजर आनंद अपार्टमेंट आ जाते हैं। वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछते हैं कि आज मॉर्निंग शिफ्ट में नए गार्ड ने रिपोर्ट किया था। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने बताया कि सर वो नहीं आए थे, अभी तक तो धनंजय ही ड्यूटी कर रहा है। मैनेजर उससे पूछते हैं धनंजय कहाँ है। गार्ड कहता है वह तो 3rd फ्लोर पर कुछ काम करने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। मैनेजर उसको बुलाने के लिए कहते हैं। फिर गार्ड बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है तो धनंजय 3rd फ्लोर की एक खिड़की से चिल्लाकर कहता है कि ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूं। धनंजय 5:45 पर लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर जाते हुए उससे कहते हैं। मैनेजर धनंजय से पूछते हैं तुमको तो कहीं और रिपोर्ट करना था, तुम वहां क्यों नहीं गए। धनंजय कहता है कि कुछ निजी कारणों के चलते मैं वहां नहीं जा पाया, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिनों में ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। उनके बीच थोड़ी और बातचीत होती है। फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं। 5:50 के आसपास हैतल पारे कीमा मंदिर से अपने घर आनंद अपार्टमेंट आती है। वह लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती है और अपने अपार्टमेंट की डोर बेल बजाती है। इसके बाद वो थोड़ा इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब कई बार बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन फिर भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो फिर हैतल की मां दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से लॉक था। वह अपनी बेटी को जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट जाता है और हैतल की मां घर के अंदर आती है। साथ में कुछ पड़ोसी भी अंदर चले आते हैं। घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर मां अपनी बेटी के रूम में जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर हैतल पारेख लहूलुहान पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। हैतल की मां ने तुरंत अपने पति नागरदस को टेलीफोन के जरिए कॉल करके हैतल के बारे में बताया। नागरदस और हैतल के भाई तुरंत अपने घर पर आते हैं और धीरे धीरे यह खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई और हैतल के घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रात के 9 बजे पुलिस को फोन करके बुलाया गया। पुलिस आनंद अपार्टमेंट में आती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस घर की छानबीन शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान क्रीम कलर का एक बटन मिलता है जो किसी शर्ट का लगता था और एक गले की चैन मिलती है। इस चैन को देखकर पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट ने क्लेम किया कि यह चैन उसकी है और यहाँ आने के बाद भीड़ में गिर गई थी। फिर 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। हैतल के पिता कहते हैं मेरी बेटी को धनंजय नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड परेशान करता था और मैंने उसके खिलाफ सोसाइटी में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया था। 5 मार्च को उसको दूसरी जगह पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वो नहीं गया।
और यहीं पर रुका रहा। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे उसका हाथ ही होगा और पुलिस की एक टीम धनंजय को ढूंढना शुरू कर देती है। बिल्डिंग के आसपास में देखा जाता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता और जब हैतल की मां से पूछताछ की जाती है तो हैतल की मां ने भी वही बताया जो उसके पिता ने बताया था। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं कल शाम को मंदिर से घर पर आई तो लिफ्ट मैन ने मुझे बताया कि उसने धनंजय को मेरे अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए देखा था। हैतल की मां ने यह भी बताया कि उनके घर से एक घड़ी भी गायब हुई है। शायद धनंजय ने घर से निकलते समय उस घड़ी को चुरा लिया होगा। लेकिन जब लिफ्टमैन से पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि मैंने कल शाम को 5:45 पर धनंजय को हैतल के अपार्टमेंट में नहीं, उसको लिफ्ट से नीचे आते वक्त देखा था। पुलिस पूछती है कि वह कितने बजे ऊपर गया था तो लिफ्टमैन कहता है कि मैंने उसको ऊपर जाते समय नहीं देखा, उस समय मैं वॉशरूम में चला गया था। और गौर करने वाली बात यह थी कि हैतल की मां ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि उनसे लिफ्टमैन ने कहा था कि धनंजय को उनके अपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ तो पुलिस को लिफ्टमैन खुद बोल रहा था कि धनंजय जब 3rd फ्लोर पर आया था तो वह वॉशरूम में चला गया था। इसका मतलब है कि हैतल की मां झूठ बोल रही थी। अब पुलिस नाइट शिफ्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है। उस गार्ड ने बताया 5:20 पर धनंजय 3rd फ्लोर पर गया था। उसी समय हमारे सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर यहाँ पर आ गए तो मैंने धनंजय को ऊपर से नीचे आने के लिए आवाज लगाई थी। उस समय करीब 5:45 हो रहे थे और धनंजय तुरंत नीचे आ गया था। अब सिक्योरिटी गार्ड के उस मैनेजर को आनंद अपार्टमेंट में बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। उनसे धनंजय के बारे में कुछ और भी जानकारियां मिलती हैं। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करना था लेकिन वह नहीं गया क्योंकि उसने कुछ पर्सनल कारण भी बताए थे। उनके घर पर किसी बच्चे को जनेऊ संस्कार की पूजा थी और 5 मार्च की रात को उसे अपने गांव जाना था। सुबह सुबह ही अपना बैग पैक करके रख लिया था। वह अपने बैग को लेकर अपनी ड्यूटी पर आया था। उसका प्लान यह था कि वह यहीं से कपड़े बदलकर सीधा अपने गांव के लिए निकल जाएगा। लेकिन गांव जाने में अभी थोड़ा समय था और कुछ घंटे वह बिल्डिंग में ही रुक गया था। फिर वह किसी थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला गया। उसके बाद वह अपने गांव के लिए निकल गया। इधर हैतल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें यह पता चलता है कि हैतल के शरीर पर चाकू के निशान थे। लेकिन इन सब से पहले हैतल का गला घोटा गया था। डॉक्टर को सेक्सुअल इंटरकोर्स का यानी शारीरिक संबंध बनाए जाने का भी निशान मिला। मार्च को यह घटना घटी थी और 12 मई को यानी 2 महीने के बाद पुलिस धनंजय को उसके गांव में जाकर अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। घर की तलाशी में पुलिस को वह कपड़ा भी मिल जाता है जिसे धनंजय ने वारदात वाले दिन पहना था और वह घड़ी भी मिल गई जो उसने पार्क फैमिली के घर से चोरी की थी। वह आपके दिमाग में यह कहानी घूमनी शुरू हो गई होगी कि धनंजय 3rd फ्लोर पर आया होगा, उसने हैतल को मारा होगा और जब उसके कपड़ों पर खून के छींटे आए होंगे तो उसने कपड़े बदल लिए होंगे क्योंकि वह अपने कपड़ों का बैग साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने घड़ी चोरी की होगी और फिर यह सब करने के बाद धनंजय नीचे आ गया होगा। यह कहानी उस समय भी लोगों की जुबान पर थी और यही कहानी मीडिया में चल रही थी। सबको यही लगने लगा था कि धनंजय ने पहले तो हैतल के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने 16 साल की लड़की के साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम किया है। लोग सड़कों पर उतरकर फांसी दो के नारे लगाने लगे थे। फिर यह केस कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है। उस पर कत्ल और चोरी के आरोप लगाए जाते हैं। चोरी का केस इसलिए क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। कोई भी डायरेक्ट विटनेस नहीं था जिसने धनंजय को हैतल के अपार्टमेंट में अंदर जाते हुए देखा हो या फिर बाहर जाते हुए देखा हो। क्राइम सीन से जो चैन मिली थी वह पड़ोस में काम करने वाले एक सर्वेंट की थी और जो क्रीम कलर का बटन मिला था वह धनंजय के घर से मिली क्रीम कलर की शर्ट में मैच करा गया। लेकिन फोरेंसिक टीम कंफ्यूज थी कि यह बटन इसी शर्ट का है या नहीं।
और फिर अलीपुर सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। जितने भी गवाह मिले वह सब के सब कोर्ट में जाते ही अपना बयान पलट जाते और पड़ोस में काम करने वाला सर्वेंट जिसकी चैनल हैतल के घर पर मिली थी, वो आदमी कहता है कि मैंने वो चैन धनंजय को गिफ्ट में दी थी और जब धनंजय हैतल के घर पर गया होगा तो वो चैन गिर गई होगी। बाकी के गवाह भी ऐसे ऐसे ही अपनी कहानी सुना रहे थे जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि धनंजय ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिर पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर तैयार की थी। धनंजय चटर्जी बार बार कहता रहा कि इस सब के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है, उसने हैतल को नहीं मारा। उसने कहा था कि वह तो किसी के कत्ल के बारे में सोच नहीं सकता। वह बार बार यही कहता रहता था। इधर अलीपुर सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों को देखकर और समझकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी। फिर यह मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में चला गया, वहां से भी धनंजय को फांसी की सजा सुनाई गई और फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला और यहाँ भी सुनवाई होती है। कोर्ट का मानना था कि इस आदमी के ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी क्योंकि यह सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इसने तो एक नीच क्राइम किया है। सुप्रीम कोर्ट से भी इस केस को रिएसेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर धनंजय को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन उस समय भी धनंजय यही कहता रहा वह बेकसूर है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है। इसके बाद 25 जून 2004 को फांसी का दिन तय किया गया, लेकिन 24 जून को धनंजय के प्रेसिडेंट के पास मर्सी पेटिशन भेज दी, जिस वजह से फांसी की डेट को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ने धनंजय की मर्सी पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। यह तो जाहिर सी बात है कि जिस आदमी ने 16 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत की है उसको माफी कैसे मिल सकती है। मर्सी पेटिशन रिजेक्ट होने के बाद फांसी की तारीख, टाइम और जगह यह सब तय किया गया और वह था 15 अगस्त सन 2004। सुबह के 4:30 थे अलीपुर सेंट्रल जेल। लेकिन जब धनंजय की फांसी की खबर बाहर आने के बाद धनंजय के फेवर में ह्यूमन राइट्स के लोग प्रोटेस्ट करने लगे। किसी भी इंसान के पास किसी को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। जब धनंजय के लिए भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे, लेकिन इन सभी प्रोटेस्टों का कोई भी असर नहीं हुआ। और जब 15 अगस्त 2004 की सुबह 4 बजे के आसपास धनंजय को जेल स्टाफ वाले उठाते हैं, उसे नहलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए जाते हैं, नहलाकर उसे नए कपड़े दिए गए और उसके बाद पुलिस वाले धनंजय को फांसी वाली जगह पर ले जाते हैं। और जाते हुए धनंजय एक पुलिस वाले से पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद भी यह इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी? क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? अब यह लोग धनंजय को लेकर फांसी वाले कमरे में पहुंचते हैं और सारी औपचारिकताएं पूरा किया जाता है। वहां पर डॉक्टर्स भी मौजूद थे और फिर धनंजय को मालिक जल्ला को सौंप दिया जाता है। धनंजय को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। धनंजय अपने आखिरी समय में भगवान से प्रार्थना करता है और इसका घर और परिवार सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। धनंजय ने वहां खड़े लोगों से यह भी कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो फंसाया गया है, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा। इसके बाद 4:30 बजे अलीपुर सेंट्रल जेल में धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ देर बाद डॉक्टर्स धनंजय के पास जाते हैं यह देखने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया। जब डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि धनंजय की मौत हो चुकी है, इसके बाद उसकी बॉडी को फांसी के फंदे से निकाला गया। धनंजय की बॉडी को लेने के लिए उसके घर से कोई नहीं आया था क्योंकि सबको यही लगता था धनंजय क्रिमिनल था। और फिर जेल अथॉरिटी ने ही धनंजय का अंतिम संस्कार कर दिया। अब यह केस खत्म हो गया था, अब सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि सब लोग इस केस को विक्टिम के एंगल से देख रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि क्यों न इस केस को धनंजय के एंगल से भी देखा जाए। धनंजय ने एक इंटरव्यू में बताया था वह 3rd फ्लोर पर गया तो था, लेकिन हैतल पारिक के घर की तरफ नहीं गया, बल्कि लोग उसको कभी कभार मेंटेनेंस के लिए बुला लेते थे। किसी को कोई भी चीज खराब हो जाती थी वो उसे ठीक कर दिया करता था, फिर उसे रिपेयरिंग शॉप पर भिजवा दिया करता था।
और इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उसने कभी हैतल के साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वह तो किसी से बात भी नहीं करता था। वह तो अपने काम से काम रखता था। जब कोई उसे किसी काम के लिए बुलाता था तो भी वह उनसे बात करता था। लेकिन एक और कहानी थी जिस पर नजर कुछ साल बाद पड़ी, और यह कहानी थी धनंजय के नजरिए से। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त तक धनंजय यह कहता रहा था कि वो निर्दोष है, उसने कभी अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया। दूसरी कहानी कई साल बाद सामने आई जब इंडियन स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस करके कुछ तथ्य सामने रखे। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धनंजय के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं था। इस मामले में उंगलियों के निशान महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे, लेकिन पुलिस को घटना स्थल से या हैतल के शरीर से धनंजय के कोई निशान या कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। हैतल के शरीर पर चाकू के 21 निशान थे, लेकिन वह चाकू भी कभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और अगर बात करते हैं गवाहों की, तो पहला गवाह एक दूसरा गार्ड था जिसने दावा किया था कि 5:45 पर धनंजय को आवाज दी थी और उसने वहां से नीचे झांक के देखा था। एक और व्यक्ति था, एक लिफ्टमैन, जिसने पहले इस बात पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गया। उसने बताया कि उसने धनंजय को 5:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें आपस में मेल नहीं खा रही थी। और दूसरा गार्ड यह कह रहा था कि जब उसने धनंजय को आवाज दी तो उसने तीसरे माले से नीचे देखा था, जबकि हर माले पर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। यानी कि अगर वहां से कोई नीचे झांके तो नीचे वाला आदमी उसे देख नहीं सकता था। हैतल की मां और सिक्योरिटी गार्ड के अनुसार हैतल की मां 5 बजे मंदिर के लिए निकली थी, जबकि लिफ्टमैन ने बताया कि समय 4:10 हो रहा था। और यह कि जब गवाहों के अनुसार धनंजय 5:20 बिल्डिंग में हैतल वाले फ्लोर पर गया और 5:45 पर बाहर भी आ गया, यानी इस पूरे कांड को अंजाम देने के लिए धनंजय के पास सिर्फ 20 मिनट थे। और इस बीच उसने अपना नाम पुकारा जाने पर बाहर निकलकर नीचे झांक कर जवाब भी दिया था। और धनंजय के घर से बरामद हुई घड़ी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, क्योंकि उस दिन अपार्टमेंट में और कई चीजें थी, लेकिन सिर्फ घड़ी ही गायब हुई थी। और जांच में चोरी हुई घड़ी और धनंजय के पास से बरामद हुई घड़ी के सीरियल नंबर भी मैच नहीं हुए थे। फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार हैतल के अंडरगारमेंट्स में वीर्य के निशान पाए गए, लेकिन कोई भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया गया। घटनास्थल से मिले खून के निशान भी धनंजय के खून से मैच नहीं करते थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की, लेकिन रेप किए जाने या जबरदस्ती की कोई बात मेंशन नहीं थी। एक सवाल यह भी था कि अगर हैतल ने धनंजय द्वारा छेड़े जाने की शिकायत की थी तो हैतल ने उसे अंदर क्यों घुसने दिया। जब हैतल की मां घर पहुंचती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था। और हैतल तो मर चुकी थी, उसने दरवाजा कैसे लगाया होगा। एक बात यह भी पता चली कि जिस गार्ड ने धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी, धनंजय ने खुद उसके खिलाफ अपने सुपरवाइजर से कंप्लेंट की हुई थी। हैतल की मौत के बाद उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, जबकि वह पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को इसके बारे में 3 घंटे बाद क्यों बताया गया। सुनवाई के बाद हैतल की मां ने शहर क्यों छोड़ दिया। हैतल के पिता ने भी शहर छोड़ दिया। धनंजय के खिलाफ जिस शिकायत की बात की गई थी उसकी कॉपी अभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। सबूतों की जिस लिस्ट को अदालत में पेश किया गया उस पर किसी चाय वाले के हस्ताक्षर थे। इन सब दलीलों को सुनकर भी कुछ लोग धनंजय को मिली फांसी की सजा से सहमत हो सकते हैं, जो गलत नहीं है। बिल्कुल संभव है कि इस मामले में दोषी धनंजय था, लेकिन एक बात समझना जरूरी है, और यह बात यह है कि न्याय इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कुछ गलत हो तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन झूठ भी इंसान का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए किसी के कह देने भर से कोई दोषी नहीं होता। इसलिए सजा देने और न्याय दिलाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसका पालन अगर सावधानी से ना किया जाए तो किसी गुनहगार को छूट मिल सकती है और किसी बेगुनाह को फांसी। चूंकि कानूनी इंसानी सिस्टम है, इसलिए गलतियां होना लाजमी है, क्योंकि इंसान का बनाया है, परफेक्ट नहीं है। हो सकता है, और यही समझकर नीति निर्माताओं ने कानून में इस बात को भी ध्यान रखा। इसलिए कानून का मूल भाव यह माना गया कि गलती से गुनहगार छोड़े जाए तो
यह फिर भी स्वीकार्य होगा, लेकिन गलती से किसी बेगुनाह को सजा हो जाए यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा। और फांसी के केस में तो यह सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम सजा में गलती हो जाने पर व्यक्ति को रिहाई या हर्जाना मिल सकता है, लेकिन फांसी में यह मुमकिन नहीं, क्योंकि फिर आप चाहे उसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए फांसी सजा देते समय यह ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। साथ ही यह तय करना भी जरूरी है कि किसी भी रीजनेबल डाउट से परे हो, कोई भी लॉजिक का सवाल बाकी ना रहे। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, जिस पर दोष साबित होना है, उसी ने यह किया होगा, लॉजिक फॉलो होना चाहिए। बाकी धनंजय केस किसी भी संदेह से परे था या नहीं, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।